साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं देवेंद्र दास एक नई सच्ची कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। देवेंद्र फिजियो 4 प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, अपराधी कभी कभी घटना को इस प्रकार से अंजाम देते हैं कि उन्हें अपने आप में लगता है कि वो अब बिल्कुल से साफ बच जाएंगे, पर पुलिस के हाथों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। ये कहानी भी कुछ ऐसी है। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, अच्छी लगेगी। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, महाराष्ट्र प्रदेश का शहर गोरेगांव, लगभग सुबह के 9 बजे थाने में, प्रेमनगर थाने में एक कॉल आती है कि प्रेमनगर थाने के पास, प्रेमनगर एक मॉल है, मॉल के पास नाले में कट्टे में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक डेड बॉडी है। जैसे पुलिस को इस बात की सूचना वहाँ के नागरिकों द्वारा दी जाती है तो पुलिस अपने लाव लश्कर के साथ वहाँ पे पहुँचती है। जैसे पहुँचती है तो नाले में एक कट्टा दिखता है पुलिस को, और वो रस्सी से बंधा हुआ होता है। पुलिस उस कट्टे को निकलवाती है और रस्सी को जब खोलती है तो ये वास्तविक था कि उसके अंदर एक डेड बॉडी थी, जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष थी। कई सारे चोट के निशान थे। अब लोगों से पूछताछ की, भाई मोहल्ले का है, कहाँ का है, तो लोगों ने कहा ये यहाँ का नहीं लग रहा। तो सबसे पहले पुलिस का जो काम होता है वही करती है, पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, लेकिन पुलिस को अब हत्यारोपी भी ढूंढने थे, तो पुलिस हत्यारोपियों की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस 302 का केस अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कर अब मामले की छानबीन शुरू करती है। अब किसी कार्यवाही के लिए डेड बॉडी की शिनाख्त होना भी जरूरी है, तो पुलिस उसकी पिक्स आसपास के थाने में सर्कुलेट करती है, लेकिन उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। और सर्कुलेशन का मतलब ये था कि अगर कहीं गुमशुदगी, कहीं रिपोर्ट दर्ज होगी तो पता लग जाएगा, पर कहीं भी आसपास के थानों में कहीं भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज ही नहीं थी। पुलिस परेशान होती है और एक नया आइडिया निकालती है। नया आइडिया क्या था? पुलिस उन तमाम फोटोग्राफ्स को प्रिंट मीडिया में देती है, लेकिन प्रिंट मीडिया से भी कुछ भी हासिल नहीं होता। बाद में पुलिस क्या करती है, जब कुछ भी पुलिस के पास चारा नहीं बचता तो पुलिस उस डेड बॉडी की फिंगरप्रिंट ब्यूरो में जांच करवाती है। तो पता लगता है कि ये जो डेड बॉडी है वो अब्दुल हसन की है, मातमगढ़ का रहने वाला है, मातमगढ़ का रहने वाला है, श्रम कॉलोनी का। और इस पे 2002 में दुष्कर्म का केस था, 7 साल की सज़ा हो रखी थी, और 2005 में पैरोल पे वापस जेल से वापस आया था, और पुनः ये जेल नहीं गया, तब से गायब है। तो पुलिस सबसे पहले अब्दुल हसन के घर उसकी पत्नी से मुलाकात करती है। तो पत्नी का नाम रेहाना होता है। तो वो पुलिस को बताते हैं कि दरअसल अब उसका अब्दुल हसन से कोई भी रिश्ता नहीं है। जब से वो जेल गया है उसने नई शादी कर ली है, वो शादी की अजीत पटेल से, वो अब उसके साथ ही रह रही है। जब पुलिस को ये लग रहा था कि जब इसकी पत्नी के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ सुराग लगेगा, लेकिन कुछ भी सुराग नहीं मिलता है। तो पुलिस रेहाना से कहती है कि तुम्हें अपने पति के दोस्तों के बारे में कुछ जानकारी है? तो कहती हमें दोस्तों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन जब पुलिस कई सारे क्वेश्चन करती है तो रेहाना पुलिस को बताती है कि अब्दुल हसन का, जो उसका पूर्व पति है, उसकी 3 महीने पहले उसके पास एक कॉल आई थी, और कॉल में उसने कहा था कि वो एक दोस्त को अपने भेजेगा,
वो उसे 1000 रुपये दे दे। तो जब पुलिस उससे नंबर लेती है और उसकी डिटेल निकलवाती है तो पता लगता है वो किसी दूसरे रोशनी नाम के नंबर से रजिस्टर्ड है, और जब पुलिस फ़ोन करती है तो वो नंबर स्विच ऑफ जाता है। जब नंबर स्विच ऑफ जाता है, वो नंबर जो रजिस्टर्ड था वो नीलेश गोडसे, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, आदर्श नगर कॉलोनी का रहने वाला है, उसके नाम रजिस्टर्ड है। पुलिस जब उसके घर जाती है तो वो घर पे मिलता नहीं है, पर उसकी कॉल डिटेल जब निकलवाती है पुलिस CDR, तो उसके नंबर से एक ऐसा नंबर मिलता है जिससे नीलेश की बहुत ज़्यादा डेली बात हुआ करती थी। तो जब वो कॉल डिटेल निकलवाता है तो एक लड़की के नाम नंबर रजिस्टर्ड होता है, जिसकी उम्र होती है लगभग 26 वर्ष और नाम होता है अंकिता। पुलिस अंकिता के घर अगले दिन पहुंच जाती है। जब पुलिस अंकिता के घर पहुंचती है और पुलिस भी नीलेश के बारे में पूछताछ करती है, तो अंकिता कहती है कि हाँ, ये बात सही है, मैं नीलेश के साथ रिलेशन में थी, पर वो मुझसे कब दूर हो गया मुझे पता नहीं। अब मुझे उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। पुलिस को ऐसा जब अंकिता से बात करने से पहले ऐसा लगता था कि अंकिता से मिलेंगे तो इस मामले का सलूशन निकलेगा, लेकिन यहाँ भी निराशा ही हाथ पुलिस को लगती है। लेकिन जब पुलिस को हर जगह से निराशा हाथ लग रही थी तो पुलिस अपने तमाम खबरियों को एक्टिव करती है। उसमें से एक खबरी 25 अक्टूबर 2014 को पुलिस को सूचना देता है कि नीलेश इस जगह पे है। पुलिस वहां पहुंचती है और नीलेश वहीं पे मिलता है और पुलिस उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। पहले तो वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन जब उसे लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता हमारे पास बचा नहीं है, तो वो देर ना करते हुए पुलिस को सारी कहानी धीरे धीरे सुनाता है। वो बताता है कि दरअसल वो तमिलनाडु का रहने वाला है और मुंबई में रहने लगा करके उसके भाई हैं 2, जिनका नाम संतोष है और एक का नाम शंकर है। संतोष की पत्नी जिनका नाम सविता है, जो कि नीलेश की भाभी हैं। वो यहाँ कमाने के लिए आया था, फिल्म सिटी में डुप्लीकेट रोल करता है और ऐसे ही वो जीवन यापन करता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम अब्दुल हसन था, वो उससे फिल्म सिटी में ही छोटे मोटे रोल करता था, तो उसे मिल जाता है। नीलेश को अब्दुल हसन मिलता है और अपनी सारी बात बता देता है, जेल जाने से तक की और पत्नी तक की कि वो उसके पत्नी ने भी छोड़ रखा है, सब चीज़ें जब नीलेश को बताता तो नीलेश कहीं ना कहीं पसीज जाता है और नीलेश उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। नीलेश उसे अपने मोहल्ले में ही रूम दिलवाता है और काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती दोनों के बीच में हो जाती है। एक दूसरे की हेल्प करना, साथ में काम करना, ये सब चीज़ें चल ही रही थी। लेकिन होता क्या है कि अब्दुल हसन उसका नीलेश के घर आना जाना शुरू हो जाता है। संतोष की पत्नी जिनका नाम सविता होता है, वो बहुत ही खूबसूरत होती है। अब्दुल हसन एक बार में ही देख के कहीं ना कहीं उसे चाहने लगता है, क्योंकि रिश्ते में भाभी लगती थी तो मजाक भी करना शुरू कर लेता है। मजाक के साथ साथ वो कई सारी हदें पार करके मजाक करना शुरू कर देता था और तमाम ऐसी चीज़ें करने लगा जो कि सविता उस चीज़ को सहन नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही टाइम गुजरता गया। एक दिन वो अपने दोनों देवरों और पति को अब्दुल हसन के बारे में सारी जानकारी देती है। जैसे ये बात इन लोगों को पता लगती है तो इनके अंदर का रौद्र रूप भी धारण हो जाता है और कहीं न कहीं इतना भयंकर गुस्सा हो जाता है
कि उसे हत्या करने की सोच लेते हैं। फिर उसी चीज़ को अंजाम देने के लिए अब्दुल हसन को फ़ोन किया जाता है और अब्दुल हसन को नीलेश अपने घर बुलाता है, जहाँ पे उसके दोनों भाई और एक दोस्त मौजूद होता है। सबसे पहले उसे अच्छे से शराब पिलाते हैं, क्योंकि उसे बुलाया इसलिए गया था शराब पार्टी के लिए। तो ऐसा ही उसे शराब पिलाएगी जो नशे में बिल्कुल वो धुत हो जाता है। बाद में दोनों भाई मिलके और नीलेश का दोस्त मिलके, मतलब चारों लोग मिलके उसकी धारदार हथियार से हत्या कर देते हैं और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। जब अब्दुल हसन मर जाता है तो एक अब बात ये थी कि इसकी डेड बॉडी को ठिकाने कहाँ लगाया जाए। तो नीलेश पहले तो जंगल की तरफ उसे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कई सारे लोग होते हैं तो वो उसे डेड बॉडी को फेंक नहीं पाता। और इसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी आता है कि अगर जंगल में फेंका तो 1, 2, 4, 10 दिन में पुलिस डेड बॉडी के पास पहुंच जाएगी और मामला कहीं ना कहीं फैल जाएगा। ना फैले इसके लिए वो ऐसा सोचता है कि सबसे पहले अपने दोस्त की कार मंगाता है, कार में डेड बॉडी रखता है कट्टे में पैक करके और प्रेम नगर के एक मॉल के पास नाले में डेड बॉडी को फेंक देता है और अपने आप सुकून से रहने लगता है कि अब उसे कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन पुलिस उसे, जब ये बात सारी पुलिस सुनती है, पुलिस नीलेश को, उसके दोनों भाइयों को और उसके एक दोस्त को, चारों को उसी की तहरीर पर गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट करें और हमारी हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय श्री राम। आगे